हेलो एवरीवन, जल्दी से आ जाओ सब लोग, अपने फ्रेंड्स को बुला लो क्योंकि आज हम नीट 21 पेपर डिस्कस करने वाले हैं और आपका जो आखिरी सब्जेक्ट बचा हुआ है दैट इज़ फिजिक्स, राइट। सो फिजिक्स का एनालिसिस पूरा आपको यहाँ पे मिलेगा एंड माय नेम इज़ विभाती जैन एंड मेरे साथ प्रखर सर मिलके आपको फिजिक्स का प्रॉपर एनालिसिस करके देंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम पेपर फॉर फिजिक्स, राइट। तो पहले थोड़ा सा देखते हैं कि 50 क्वेश्चन में कैसा डिवीजन था क्वेश्चंस का, ठीक है। तो आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस वी हैव 14 क्वेश्चंस इजी, 25 मॉडरेट एंड द रिमेनिंग 11 क्वेश्चंस वर डिफिकल्ट। तो यू कैन से दैट कि आपका जो पेपर था फिजिक्स का दैट इज़ लाइक मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, राइट। बट ऐसा नहीं था कि हो नहीं सकता था, आप इजीली इसको कर सकते थे, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत थी। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से पता है इस पेपर को आप इजीली कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन जो आपका है दैट इज़ द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज v, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट हैविंग रेडियस 4 times दैट ऑफ अर्थ एंड सेम मास डेंसिटी क्या होगा। देखो इसमें क्या करना है, मुझे एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड रेडियस, ठीक है। सो दिस इज योर एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी एंड रेडियस। अब आपको देखो 8/3 पाई रो g, ये सारी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है। सो यू कैन से दैट एस्केप वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √ρr², राइट, और इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r टाइम्स √ρ, ठीक है, सिंपल। अब देखो रेडियस को आपने 4 टाइम्स किया, मास डेंसिटी जो है उसको सेम रखा। सो इफ रेडियस इज 4 टाइम्स तो एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सीधा 4 टाइम्स हो जाएगा बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। ओके, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। फटाफट से मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। जो बच्चे नीट 21 का पेपर दे के आए हैं वो आंसर मैच करते जाइए और जो देने वाले हैं वो हमारे साथ मिलके इस पेपर को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज दिस वन, अ कप ऑफ कॉफी cools from 90 degree to 80 degree Celsius in t minutes, ठीक है, when the room temperature is 20 degree Celsius। फिर हमें क्या बोला कि सिमिलर कप ऑफ कॉफ़ी है, इट कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस एट अ रूम टेम्परेचर सेम एट 20 डिग्री सेल्सियस। उसमें कितना टाइम लगेगा ये हमें बताना है। सो फॉर दिस विल अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग गाइस। सिंपल, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है, इफ देयर आर 2 टेम्परेचर्स, लेट्स से दिस इज T2 दिस इज T1, तो क्या बोलोगे, T2 minus T1 डिवाइडेड बाई टाइम इज इक्वल्स टू K टाइम्स होल ब्रैकेट, क्या बोलोगे, एवरेज ऑफ T1 T2 विच इज T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T0 विच इज सराउंडिंग का टेम्परेचर, राइट। सो फॉर द फर्स्ट कंडीशन अप्लाई दिस थिंग, 90 minus 80 डिवाइडेड बाई टाइम इज T minutes इज इक्वल्स टू K T1 plus T2, 90 plus 80 by 2 minus T0. T0 is surrounding का temperature 20. Okay, so this is your first condition. Second आपका जो equation बनेगा is from the second information given, क्या हो जाएगा, 80 minus 60 divided by, let's assume that इसमें time लगता है T dash is equals to K, क्या हो जाएगा, 80 plus 60 by 2 minus 20. Okay, this is your second equation. फाइन, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड करो, यू विल गेट योर टी डैश एज क्या आ जाएगा, 13/5 इंटू टी विच इज़ योर ऑप्शन 3। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड था। ओके, इस बार फिजिक्स के पेपर ने आपसे बहुत ही मेहनत करवाई है, ठीक है। जितना हम मैथ्स से भागते हैं उतनी ज़्यादा मैथ्स आपके यहाँ फिजिक्स के पेपर में लगी है। Okay, next is third question. A thick current carrying cable of radius r carries current I uniformly distributed across its cross section. The variation of magnetic field Br due to the cable with the distance r from the axis of the cable is represented by. तो यहाँ पे देखो केबल के अंदर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B inside that will be μ0 I r डिवाइडेड बाई 2 pi r², ठीक है। जैसे आप बाहर निकलोगे B आउटसाइड क्या हो जाएगा, μ0 I डिवाइडेड बाई 2 pi r, ठीक है, स्मॉल r।
r is the distance from the axis. अब देखो इनसाइड में इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, आउटसाइड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर. एक ही ऑप्शन मैच होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लीनियर रिलेशन, फिर आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल नॉन लीनियर रिलेशन, विच इज ऑप्शन 4. आई होप दिस इज क्लियर, राइट. नेक्स्ट इज 4, सीधा एनसीईआरटी. Polar molecules are the molecules, option A having a permanent electric dipole moment, option B having zero dipole moment, option C जो है that is acquire a dipole moment only in the presence of electric field due to the displacement of charge, and option 4 is acquire a dipole moment only when magnetic field is absent. Polar molecules वो molecules होते हैं जो कि dipole moment रखते हैं, electric dipole moment रखते हैं, right? तो सीधा सीधा ऑप्शन 1 अपना मैच हो जाएगा और करेक्ट आंसर आ जाएगा, राइट. ठीक है, यू कैन सी दैट गाइस कॉम्बिनेशन है फॉर्मूला बेस्ड एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड. ठीक है, फाइन. तो बेसिक कॉन्सेप्ट से आप भाग नहीं सकते. देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमर्जेंस फ्रॉम द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज √3. देखो नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी यहाँ पे क्या, सॉरी नॉर्मल इंसिडेंस हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा 0 डिग्री. ये आपका नॉर्मल हो गया, फिर यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा एंड इट विल गो समथिंग लाइक दिस, फाइन. तो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा, रिमेनिंग एंगल विल बी 60 डिग्री. तो इस सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 60 डिग्री, सिंपल. तो इसके लिए हम इक्वेशन लगाते हैं, μ1 sin I is equals to μ2 sin R. μ1 is √3, sin I is 60 degree, sorry this is 60, तो ये आपका 30 डिग्री हो जाएगा. सो दिस विल बी 30 डिग्री इज इक्वल्स टू μ2 sin R. R मुझे नहीं पता, μ2 इज √3. ठीक है, तो यहाँ से आप सॉल्व करिए, फटाफट से मुझे बताइए कि क्या होना चाहिए गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए. गाइस टेल मी करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए अगर आप इसको सॉल्व करोगे. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 2. आई होप दिस इज क्लियर, राइट. एनी डाउट सो फार गाइस, एनी डाउट? नो, ग्रेट. नेक्स्ट इज a parallel plate capacitor has a uniform electric field E in the space between the plates. If the distance between the plates is D and the area of each plate is A, the energy stored in the capacitor क्या होगा, where epsilon naught is the permittivity of free space. Guys, this question was in NEET. एक बार पहले भी पूछा जा चुका है, वापस पूछ रहे हैं. हमें पता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर. ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड टोटल क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज एरिया इंटू डी. ठीक है, सेपरेशन, तो ये हो जाएगा ए इंटू डी. आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4. आई होप दिस इज क्लियर, राइट. अगेन फॉर्मूला बेस्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, a particle is released from height s from the surface of the earth at a certain height. Its kinetic energy is 3 times its potential energy. The height from the surface of the earth and the speed of the particle at that instant are respectively. देखो s height से हमने पार्टिकल को रिलीज करना है, रिलीज करोगे मतलब वेलोसिटी 0 हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा. कहीं पे भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, तो आप बोल सकते हो कि अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है तो मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा. सिंपल, राइट. तो यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू ओनली mgs. ऑलराइट, ठीक है. अब किसी सर्टेन हाइट h पे जाके मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 3 टाइम्स इट्स पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी P मान लो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा 3P. अब पूरी जर्नी में इसका जो मैकेनिकल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगा, तो P प्लस 3P विल बी mgs ओनली. सो 4P इज mgs, तो P कितना हो जाएगा mgs बाई 4 एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू वॉट mgh. तो h आपका आ जाएगा s बाई 4. ठीक है, h आपका हाइट कितना आ जाएगा s बाई 4. अब बोला क्या कि इसका 3 टाइम्स इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mv स्क्वायर विल बी क्या हो जाएगा 3mg s बाई 4. यहाँ से आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, यू विल गेट योर आंसर, और इसका जो आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 1. √3g s बाई 2 इज योर velocity and s by 4 is the height. Clear?
ठीक है, चलिए एक्सीलेंट। नेक्स्ट इज 8th क्वेश्चन, the velocity of a small ball of mass m and density d when dropped in a container filled with glycerin becomes constant after some time। velocity constant हुआ मतलब net force 0 होना चाहिए। fine, if the density of the glycerin is d by 2 then the viscous force acting on the ball will be, क्या होगा? तो देखो बॉल को ड्रॉप किया, mg नीचे लगेगा, लिक्विड में है, buoyant force ऊपर लगेगा, buoyant force क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू जी, और विस्कस फोर्स जो है वो इसके मोशन को अपोज करेगा, कहाँ लगेगा? ऊपर लगेगा, इसको F बोल देते हैं। नेट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू नेट डाउनवर्ड फोर्स, राइट? तो ये हो जाएगा F प्लस रो एल इंटू वी इंटू जी इज इक्वल्स टू एम जी। F प्लस रो एल डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज d बाई 2, वॉल्यूम जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? मास बाय डेंसिटी, सिंपल। सो ये हो जाएगा m बाई डी इंटू जी विच इज इक्वल्स टू एम जी, ठीक है। तो यहाँ से यू कैन सी दैट मेरे पास इक्वेशन आई F प्लस एम जी बाई 2 इज इक्वल्स टू एम जी, सो F विल बी एम जी बाई 2, दैट इज योर विस्कस फोर्स, ऑप्शन 2, ठीक है। सो अगेन बेस्ड ऑन दी फॉर्मूला गाइज, next question is from semiconductor. The electron concentration in an n-type semiconductor is the same as hole concentration in a p-type, ठीक है। An external field is applied across each of them, ठीक है guys। श्रेयांश, जेई फिजिक्स, बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए, है ना? NCERT से पूछा गया है, कंपेयर द करंट्स इन देम। तो आपके पास 4 ऑप्शन है गाइस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर बताइए फटाफट से, इससे मुझे पता चलेगा कि आप एनसीईआरटी को भी कायदे से फॉलो करते हो। सो यहाँ पे एन ई इज इक्वल्स टू एन एच दे रखा है, ठीक है, और बोला गया है कि हमें एन टाइप और पी टाइप के करंट को कंपेयर करना है। बट गाइज म्यू ई इज ग्रेटर देन म्यू एच, तो करंट आपका जो होगा एन टाइप में पी टाइप से ज़्यादा होगा। देखो कितना बेसिक कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राइट? नेक्स्ट इज दिस वन, कैलकुलेशन बट अगेन ईजी। एन infinitely long straight conductor carries a current of 5 ampere as shown in the figure. An electron is moving with a speed of 10 power 5 meter per second parallel to the conductor, ठीक है। The perpendicular distance between the electron and the conductor is 20 centimeter at an instant। तो आपको बताना है calculate the magnitude of the force experienced by the electron at that instant। फोर्स क्या होता है? QV sin थीटा। अब देखो इसमें भी काम आसान हो जाएगा। वेलोसिटी ऐसे है, आपका जो B का डायरेक्शन होगा दैट इज आउट ऑफ द प्लेन, मतलब वेलोसिटी B एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। तो थीटा विल बी 90 डिग्री, साइन थीटा आपका 1 हो जाएगा। तो फोर्स यहाँ पे सीधा आ जाएगा QVB ओनली। Q इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, वेलोसिटी 10 पावर 5। B आपका जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है? म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R, वेर R इज 20 सेंटीमीटर, I इज 5 एम्पियर। म्यू नॉट क्या हो जाएगा? 1 यहाँ पे सारी वैल्यूज को लिखते हैं, देन विल सॉल्व इट। म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, I इज 5 डिवाइडेड बाई 2 पाई R विच इज 0.2। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है हमें, राइट? जैसे आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर एज ऑप्शन 1 विच इज 8 इंटू 10 पावर माइनस 20 न्यूटन, राइट? यस विजया, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो डरने की कोई बात नहीं है, क्वेश्चन लेंदी हैं लेकिन प्रैक्टिस के साथ हो जाएंगे। अगर आपने हमारा IELTS एग्जाम दिए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, तो ये सारे क्वेश्चंस का जो पैटर्न है आपको समझ में आ रहा होगा कि इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको IELTS में मिलते हैं, राइट? तो अगर आपने बहुत सारे IELTS प्रैक्टिस किए होंगे तो आपके लिए सारे क्वेश्चंस ईजी बन जाएंगे। सो डोंट वरी गाइस, बस प्रैक्टिस करते जाइए, इस टाइप के क्वेश्चन आप इजीली निकाल लोगे। Next is an electromagnetic wave of wavelength lambda is incident on a photosensitive surface of negligible work function, ठीक है। If m is the mass of the photoelectron emitted from the surface has d Broglie wavelength lambda d, then इनमें से कौन सा रिलेशन सही है, ठीक है।
काइनेटिक एनर्जी आपका सीधा सीधा क्या हो जाएगा, hc/λ के बराबर, बिकॉज वर्क फंक्शन में आपको एनर्जी यूटिलाइज नहीं करना, राइट। ठीक है, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिख सकते हो, p²/2m। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन विच इज hc/λ। मोमेंटम की अगर मैं बात करूँ इन टर्म्स ऑफ डी ब्रॉय वेवलेंथ, तो वो क्या हो जाएगा, h/λd। तो यहाँ से ये हो जाएगा h/λd होल स्क्वायर इंटू 1/2m दैट इज इक्वल्स टू hc/λ। और जैसे ही आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर एज ऑप्शन 4 विच इज लैम्डा इज इक्वल्स टू 2mc/h इंटू λd²। ठीक है, बस 2-3 फॉर्मूलाज आना चाहिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन जो है वो इजीली हो जाएगा। एनी डाउट सो फार गाइस? मेरे साथ सॉल्व करते जाइए ताकि आपको भी पता चले कि आगे हमें कितने IELTS सॉल्व करने हैं, राइट, इस लेवल तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। 2 charged spherical conductors of radius r1 and r2 are connected by a wire। ठीक है, वायर से कनेक्ट किया तो क्या होगा, चार्ज ट्रांसफर होगा जब तक इनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। r1 रेडियस वाला जो कंडक्टर है, लेट्स से इस पे q1 चार्ज है, r2 रेडियस वाला जो कंडक्टर है, लेट्स से उस पर q2 चार्ज है। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा k q1/r1 इज इक्वल्स टू, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, k q2/r2। पोटेंशियल सेम हो गया, देन वी कैन गेट द फाइनल चार्ज का रेशियो। तो k से k कैंसिल हो गया, तो q1/q2 आपका क्या आ जाएगा, r1/r2। लेकिन हमसे चार्ज नहीं पूछा, हमसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय स्फीयर के केस में सरफेस एरिया 4πr²। ओके, सो इट विल बी q1/4πr1² डिवाइडेड बाय q2/4πr2² इज इक्वल्स टू, इससे भी डिवाइड कर दो, 4πr1² डिवाइडेड बाय r2 4πr2²। अब तो देखो सिंपल कैंसिल करना है, देन यू विल गेट r2/r1। सो sigma 1/sigma 2 will be r2/r1 which is option 3। I hope this is clear। Any doubt so far? No? Great। चलिए, बहुत ही बढ़िया, excellent। Next is 13 guys, सॉल्व करते जाइए क्वेश्चन। An inductor of inductance L, capacitance C and resistance R are connected in series to an AC source of potential difference V volt as shown in figure। Potential difference across L is given as 40 volt, C is given as 10 and R is given as 40 volt respectively। The amplitude of the flowing current in LCR series circuit is 10√2 ampere। I naught का वैल्यू दे रखा है, amplitude, right? The impedance of the circuit क्या होगा, तो we know that impedance is equals to V0/I0। यहाँ पे जो values are given उसमें कुछ भी नहीं बोला कि ये एम्पलीट्यूड है, मतलब यू नो RMS वैल्यू है या फिर एम्पलीट्यूड गिवन है, कुछ भी नहीं बोला। अगर कुछ भी नहीं गिवन है तो व्हाट विल डू इज इसको RMS वैल्यू कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इससे मैं VRMS निकालूंगी यूजिंग दिस इक्वेशन दैट इज √of VL - VC होल स्क्वायर प्लस VR होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू √of VL - VC 40 - 10 30 स्क्वायर प्लस VR विच इज़ 40 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 50 वोल्ट। ये VRMS आया, VRMS से हम V0 निकालेंगे, V0 क्या हो जाएगा, VRMS इंटू √2। तो ये आपका आ जाएगा 50√2, बस काम बन गया। 50√2 डिवाइडेड बाय I0, I0 इज 10√2। तो आपका जो इम्पिडेंस आएगा दैट इज 5 ओम। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? एनी डाउट? नहीं? ग्रेट, चलिए बहुत ही बढ़िया। चिन्मय, जय किशोर, श्रेयांश, एवरीवन, गाइस समझ में आ रहा है, कॉन्फिडेंस आ रहा है फिजिक्स पे? ओके, ऑल राइट। नाउ अगर आपको लगता है कि ये सारे कॉन्सेप्ट कहाँ से आए, इसको कैसे किस में अप्लाई करना है, तो डोंट वरी, वी आर हियर टू हेल्प यू गाइज। आपको सिर्फ www.infinitylearn.com पे जाना है, वहाँ पे आप 2022 के लिए हमारे साथ प्रिपेयर कर सकते हैं और ऐसे ही फिजिक्स के इससे भी डिफ़िकल्ट पेपर को हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे, राइट? क्योंकि आपको वहाँ पे अमेजिंग शॉर्टकट्स मिलेंगे, राइट? ओके, एक्सीलेंट। नेक्स्ट इज 14th क्वेश्चन।
फॉर अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव propagating in x direction, which one of the following combination gives the correct possible directions for the electric field and magnetic field respectively. तो देखो सिंपल सा फंडा है, मुझे डेफिनेशन आता है, क्वेश्चन आता है, सिंपल सी बात. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. भैया दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? जीरो है ना. तो देखो यहाँ पे कौन से ऑप्शन में डॉट प्रोडक्ट जीरो हो रहा है? इसका देखो माइनस माइनस प्लस वन, ये 1 इंटू 1 1 2 आ रहा है, नॉट पॉसिबल. ऑप्शन 2 देखते हैं, 1 1 1 प्लस 1 इंटू 1 1 2, नॉट पॉसिबल. ऑप्शन 3 माइनस माइनस 1 प्लस 1 इंटू माइनस 1 जीरो, पॉसिबल. देखते हैं ऑप्शन 4. ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 2, नॉट पॉसिबल. ओनली वन ऑप्शन इज देयर विच इज ऑप्शन 3, राइट. देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डेफिनेशन, वेक्टर का एप्लीकेशन है ना. तो हमारे लिए फिजिक्स में सारे चैप्टर्स जो हैं दैट आर इक्वली इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स A and B and identify the correct answer. A Zener diode is connected in reverse bias when used as voltage regulator. सिंपल, मुझे पता है कि अगर मैंने Zener डायोड के एप्लीकेशन पढ़े होंगे तो इसको रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं जब हम वोल्टेज रेगुलेटर की तरह यूज़ करते हैं. तो ए स्टेटमेंट इज करेक्ट. अब बात करते हैं बी की. द पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 to 0.3 वोल्ट. ठीक है, तो गाइज अगर हम पीएन जंक्शन की बात करें तो हमें सिलिकॉन जर्मेनियम दोनों को कंसिडर करना पड़ेगा. और अगर हम दोनों की बात करें तो आपका जो रेंज होता है दैट इज फ्रॉम 0.1 to 0.7 वोल्ट. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट विच इज ऑप्शन 4. ठीक है, अब आगे के जो क्वेश्चंस हैं प्रखर सर आपको एक्सप्लेन करेंगे, कहीं जाना नहीं है. और आई एम श्योर कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा. और अगर नहीं गया है तो यू कैन ज्वाइन अस ऑन www.infinitylearn.com. हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रखर एंड आज का दिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहा होगा आप लोगों के लिए. आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एग्जाम के अंदर, अब उनके आंसर की डिस्कस करने का टाइम आ गया है, राइट. ओके, सो विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट विद आवर सेशन. ओके, ऑल राइट. ओके गाइज, सो लेट्स गो ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 16. ठीक है, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर कैपेसिटर. सी इक्विवेलेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, राइट. तो बिटवीन व्हाट 2 पॉइंट्स वी नीड टू कैलकुलेट, नहीं दे रखा है तो हम यहाँ पे पॉइंट ए मार्क कर देंगे, यहाँ पे पॉइंट बी मार्क कर देंगे, राइट. विल डू द वोल्टेज लेवलिंग मैथड. यहाँ पे बी दे रखा है तो ये पॉइंट भी बी हो जाएगा, ये पॉइंट भी बी हो जाएगा, राइट. वी कैन क्लियरली सी दैट अक्रॉस दिस कैपेसिटेंस सी पोटेंशियल एट बोथ द पॉइंट इज सेम, राइट. दैट मीन्स ये वाला जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट सर्किट हो गया, मतलब किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है तो इसको सर्किट से निकाल देंगे. सर्किट से निकाल देंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, यहाँ पे पॉइंट ए मार्क कर दियो, पॉइंट बी यहाँ पे मार्क कर दो. ये वाला सी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, ये वाला सी ए और बी के बीच में कनेक्ट है. क्लियरली पैरेलल के अंदर है, सीरीज वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यू विल गेट ऑप्शन 3 एज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, ऑल राइट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है, सिंपल एप्लीकेशन है, एनसीईआरटी से डायरेक्टली उठाया हुआ है. अ पोटेंशियोमीटर सर्किट, दिस हैज अ सेल ऑफ ईएमएफ 1.5. ठीक है, तो अपन एक बेसिक सर्किट डायग्राम बना लेंगे फॉर पोटेंशियोमीटर. दिस इज योर ई प्राइमरी, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब होगा आपके सेकेंडरी ईएमएफ के साथ, राइट. तो ये बोलता है कि आपने अगर 1.5 वोल्ट की ईएमएफ यूज की है तो आपको जो बैलेंसिंग मिल रही है, बैलेंसिंग कितने की मिल रही है, 36 सेंटीमीटर की बैलेंसिंग मिल रही है, राइट. तो हमें पता है कि जो E होता है दैट इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय लेंथ L, राइट. इन केस नंबर 1 E की वैल्यू हमने 1.5 ली और जो लेंथ मिल रही है दैट इज 36 सेंटीमीटर, L की जगह पे 36 पुट कर देंगे, राइट. इन द सेकेंड केस व्हेन दिस सेम बैटरी इज रिप्लेस्ड बाय अनदर बैटरी जिसकी वैल्यू 2.5 है, उस केस में आपको कितना L आएगा वो कैलकुलेट करना है. दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, दैट इज 60 सेंटीमीटर. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. ऑल राइट, नाउ दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट. ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट देख के जनरली चक्कर आ जाते हैं, राइट.
बट जिस स्टूडेंट के कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और जिसने हमारी IELTS सीरीज को भी फॉलो किया हुआ है, उनको पता होगा कि कैसे इन टाइप के क्वेश्चंस को टैकल किया जाता है, राइट। तो सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट करंट के फॉर्मूले को एग्जाम टाइम के अंदर सोचना है, रिकॉल करना है कि क्या था, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय डी फाई ई बाई डी टी, ठीक है। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, पहले उसके बारे में थोड़ा सा सोच लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया, जनरल फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला, राइट। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज वोल्टेज डिवाइडेड बाय द गैप बिटवीन द कैपेसिटर। साइड में हम एक कैपेसिटर बना लेते हैं और उसके बीच के जो गैप है उसको डी से डिनोट कर देते हैं। एरिया यहाँ पे एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो ये मेरे पास फाई की वैल्यू आ चुकी है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वी विल डिफरेंशिएट दिस टर्म, a and small d they are constant, they will come as it is, and v का डिफरेंशिएशन यहां पे ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। v का वैल्यू, v का ओके, v की एक्सप्रेशन हमें दे रखी है, इसको डिफरेंशिएट करना है। बहुत सिंपल डिफरेंशिएशन होगा, v नॉट तो एज इट इज आ जाएगा। साइन का डिफरेंशिएशन विल बिकम कॉस, सो हियर विल राइट कॉस ओमेगा टी, एंड ओमेगा टी के डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 ओमेगा विल कम आउटसाइड, राइट। तो डी फाई बाई डी टी की एक्सप्रेशन आ चुकी है। नाउ वी विल प्लेस दिस एक्सप्रेशन इन आवर मेन टर्म, राइट। सो आपका जो ID होगा, नाउ दिस विल बिकम, ID विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, डिफरेंशिएशन डी फाई बाई डी टी, यहां पे वैल्यूज पुट करेंगे, V नॉट आया, ओमेगा आया, एंड कॉस ओमेगा टी आया, राइट। अब देखो गाइस, व्हाट इज दिस थिंग, ये क्या है, दिस इज नथिंग बट कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, पैरेलल प्लेट का जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देंगे। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें C आता है, V नॉट आता है, ओमेगा आता है और कॉस ओमेगा टी आता है। सो आई थिंक गाइस यहाँ पे सेकेंड वाला ही ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अ डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑलराइट। कहाँ पे है, थोड़ा सा छोटा फिगर आपको दिख रहा होगा, मैं बड़ा करके बना देता हूं। ये देखिए, ये एक डाइपोल है, यहां पे चार्ज प्लस क्यू है, यहां पे चार्ज माइनस क्यू है, राइट। इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज यू सी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड, राइट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड है, इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट सोर्स होगा। सोर्स से अगर मैं दूर जाऊंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। अब हम इन चार्जेस के ऊपर फोर्स की बात करते हैं, ठीक है। इस वाले के ऊपर जो फोर्स लगेगा दैट विल बी Q इंटू E1। लेट्स से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E1 है, और इस पे जो चार्ज लगेगा, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर आएगा, राइट। तो इसको मैं छोटे एरो से डिनोट कर रहा हूं, QE2 से, ठीक है। QE2 का एरो छोटा क्यों होगा, वाई, बिकॉज E2 की वैल्यू इज स्मॉलर देन E1। हम जैसे जैसे सोर्स से दूर जाएंगे, सोर्स से अगर हम लोग दूर जाएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रिड्यूस होती जाएगी, मतलब E2 की वैल्यू छोटी वैल्यू होगी, मतलब ये फोर्स छोटा होगा, तो ये फोर्स अपने आप बड़ा हो गया ना, राइट। दैट मींस दिस डायपोल इज अबाउट टू गो इन द राइट साइड डायरेक्शन, ठीक है। तो ऑप्शन में पहले देख लो कहां पे राइट दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है, राइट यहां पे दिया हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक और कंसेप्ट रिकॉल करते हैं। इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिक्रीजेस, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग दैट वे, सो इन दिस डायरेक्शन पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, राइट। So out of 1 and 3rd, potential energy decreases. Third option is your final answer and the correct answer. All right. Let's move forward. The number of photons per second on an average emitted by the source of monochromatic light of wavelength 600 nanometer when it delivers the power of, काफी बड़ा क्वेश्चन है, बट सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए, पावर क्या होता है, पावर होता है n डॉट मल्टीप्लाई बाय एनर्जी ऑफ वन सिंगल फोटोन विच इज hc बाय लैम्डा। ये वाला फॉर्मूला मैं अपने मॉडर्न फिजिक्स की जो सीरीज थी उसमें बता चुका हूं, आप जाके वो वीडियो वापस से देखिएगा, राइट। पावर की वैल्यू आपको दे रखी है, हाउ मच इज द पावर, दैट इज 3.3 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। n डॉट इज नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, वो मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। h की वैल्यू गिवन है आपको, एज इट इज पुट कर देंगे 6.6 10⁻34, C की वैल्यू 3 into 10⁸, right? And wavelength 600 nanometer will convert this number into its proper SI units,
ठीक है। अब इसके बाद की जो कहानी है आप लोगों को पता ही है, राइट। ऑप्शन नंबर 4 10 पावर 16 सॉल्व करेंगे, यू विल गेट दिस आंसर। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अ स्मॉल ब्लॉक स्लाइड्स डाउन एंड स्मूथ इंक्लाइन प्लेन, ठीक है। तो अगर स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है, बस ये समझ लो कि g sin थीटा इज योर एक्सेलरेशन, ठीक है। बट उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, आप तो बस जो एस एन का फॉर्मूला होता है काइनेमेटिक्स में पढ़ा है वो आप मेमोराइज करो, रिकॉल करो। एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन, इनिशियल स्पीड इज 0, राइट। ओके गाइस, इनिशियल स्पीड इज 0। नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज, आपको n+1 भी पूछा है, तो जहां पे n लिखा है वहां पे आप n+1 लिख देंगे। तो फर्स्ट टर्म तो 0 है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, हाफ लिखा, a लिखा, यहां पे n की जगह पे आप n+1 लिख देंगे, राइट। सो ये क्या बन जाएगा, हाफ a 2n+1 हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। अब क्या बोल रहा है, इनका रेशियो लेने की बात कर रहा है, ठीक है। अगर रेशियो लेंगे तो a/2 की टर्म्स तो कैंसिल हो जाएगी, तो रेशियो में क्या आने वाला है, एक ये वैल्यू आएगी, एक ये वैल्यू आएगी। तो एक ऐसा ऑप्शन जिसमें माइनस ऊपर हो, 2n-1 डिवाइड बाय 2n+1। सो ऑप्शन 3 इज योर करेक्ट आंसर। ऑलराइट गाइस, ध्यान से समझिए इस बात को, ये जो पेपर है वो रट्टाफिकेशन से बहुत दूर है, ठीक है। हर क्वेश्चन में किसी ना किसी कंसेप्ट की एप्लीकेशन है। सो फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव रियली हार्ड वर्कड, राइट, 2 साल जिस पूरी मेहनत की होगी कंसेप्ट्स के ऊपर, उनके लिए ये पेपर बड़ा लड्डू पेपर होगा, राइट। प्लस जिन स्टूडेंट्स ने IELTS प्रिपेयर किया होगा उनके लिए ये सारे क्वेश्चन इज जस्ट अ पीस ऑफ केक। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रू गेज का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि मेन स्केल रीडिंग 0 है, सर्कुलर रीडिंग 52 है। ऑलराइट, बट लीस्ट काउंट तो निकालना पड़ेगा कहीं से ना कहीं, शायद कुछ और इंफॉर्मेशन भी दे रखी है। 1 mm इज द पिच एंड 100 आर द डिविजन्स। ऑलराइट, तो पहले लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। लीस्ट काउंट इज गिवन एज द वैल्यू ऑफ पिच डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डिवीजन, विच इज 1 mm। 1 mm को अभी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, क्यों, क्योंकि सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में दे रखे हैं ना, तो बेटर सब कुछ सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। सो 1 mm मीन्स 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय स्क्रू गेज के जो डिविजन्स थे। सो यू विल गेट योर लीस्ट काउंट एज 0.001 सेंटीमीटर। नाउ एनी रीडिंग is given by the main scale reading plus your whatever the division जो coincide कर रहा है multiply by the least count, right? So the main scale reading is how much? 0. 52 divisions are there, right? And the least count value is 0.001. So you will get 0.052 centimeter. Okay, all right. Option 1 is your correct answer. ठीक है, let's move on to the next question. A radioactive nucleus, okay, undergoes spontaneous decay in this sequence, right? Radioactivity का क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है कि Z की जो वैल्यू, अब ये नोटिस करो, पहले वैल्यू थी Z से कम होके हो गई Z-1, ठीक है। एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, राइट। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन डिक्रीज हो रहे हैं तो ऐसा कैसे हो सकता है, राइट? कौन सा रिएक्शन है, कौन सा डीके रिएक्शन है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम हो जाते होंगे? मतलब एक प्रोटॉन डिसोसिएट हो गया होगा, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया होगा। सो प्रोटॉन कैन बी कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन, ठीक है। ये कैसे पॉसिबल है? दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन अ पॉजिट्रॉन इज इमिटेड, राइट। इसका मतलब इन द फर्स्ट स्टेप 1 प्रोटॉन इज डिक्रीजिंग, दैट मीन्स 1 पॉजिट्रॉन इज गेटिंग इमिटेड, ठीक है। ऑप्शन 4 हमारा डायरेक्ट आंसर है। आगे के स्टेप्स में चेक करवा देता हूं। 2 प्रोटॉन कम हो गए, मतलब अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ होगा, करेक्ट। नंबर फिर इंक्रीज हो गया, इसका मतलब जो न्यूट्रॉन था न्यूक्लियस के अंदर वो प्रोटॉन के अंदर कन्वर्ट हो गया। बैलेंसिंग कर देते हैं, इसको 0-1 लिखते हैं, इसको 1-1। बैलेंसिंग करूंगा ऑटोमेटिकली आपको इलेक्ट्रॉन यहां पे इमिट होता हुआ दिखेगा, राइट। सो 4th ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। A lens of large focal length and large aperture is best suited as an objective of an astronomical telescope, right? तो टेलीस्कोप कैसा होता है गाइस दिखने में? लेंस कॉम्बिनेशन क्या होता है? याद करो, एक बड़ा लेंस लेते हैं, एक छोटा लेंस लेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव, ये हो गया आपका आईपीस, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठा हुआ है कि ऑब्जेक्टिव का साइज बड़ा क्यों करते हैं। ज्यादा कहानी नहीं करेंगे, सिंपल चीजों में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
बड़ा अगर लेंस होगा तो ज्यादा फोटॉन्स को ग्रैब करेगा, ठीक है, ज्यादा फोटोन ग्रैब कर रहा है, ऐसा कुछ है क्या कहीं पे लिखा हुआ, ठीक है, यस। बेटर लाइट गैदरिंग पावर, ज्यादा लाइट गैदर कर रहा है, ज्यादा लाइट गैदर करेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली जो इमेज क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाएगी, राइट। उसके बाद क्या बोल रहा है, रेजोल्यूशन की बात कर रहा है, ठीक है। तो रिजॉल्विंग पावर जो होती है, रिजॉल्विंग पावर इज d/1.22 लैम्डा, राइट। रिजॉल्विंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर, डायमीटर जितना बड़ा होगा उतना बेटर होगा। सो ऑल द ऑप्शंस आर द करेक्ट वन, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको एन दे रखी है और आपसे पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। एनसीईआरटी में डेरिवेशन दिया हुआ है, सिंपल चीज है, देखो एसएचएम कर रहे हैं मतलब एक्स क्या है, ए साइन ओमेगा टी, राइट। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, कोई दिक्कत नहीं है, एन सोचो या ओमेगा सोचो एक ही बात है। पोटेंशियल एनर्जी इज रिटन एज हाफ के एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बनाएंगे और हाफ एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, यहां पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी होल डिवाइडेड बाय 2। एंड नाउ वी विल से कि देखो u की एक्सप्रेशन में cos के अंदर कौन आ रहा है, 2 ओमेगा आ रहा है। x की एक्सप्रेशन में क्या आ रहा था, x की एक्सप्रेशन में सिर्फ ओमेगा आ रहा था, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी में फ्रीक्वेंसी डबल है, राइट। सो ऑप्शन थर्ड इज योर करेक्ट आंसर, ऑलराइट। आगे चलते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई इज 100 आवर्स, ठीक है, हाफ लाइफ हमको दे रखी है, यहां पे लिख देते हैं दिस इज TH, ऑलराइट। नाउ द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी, एक्टिविटी का फॉर्मूला भी लिख लेते हैं यहां पर, A इज इक्वल टू A0, बिकॉज यहां पे हाफ लाइफ दे रखी है तो उसको 2 की पावर वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, T/TH, राइट। What will be the activity remain after 150 hours, ऑलराइट, ओके। सो हम यहां पे क्या करेंगे, हमें फ्रैक्शन निकालना था, दैट मीन्स A/A0 की वैल्यू निकालनी थी। एक्चुअल टाइम 150, हाफ लाइफ इज 100, सो दिस इज बेसिकली हाउ मच, 2 to the power -3/2। ऑप्शंस थोड़ा थोड़ा मैच नहीं कर रहा, इसको और ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, इसको मैं 2 to the power 3 होल पावर 1/2 लिख सकता हूं, क्या मैं इसको √8 लिख सकता हूं, एंड √8 कैन बी रिटन एज 2√2। एनीवे बहुत सारे तरीके हैं, इसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। बेस्ट ऑप्शन आ जाएगा आपका थर्ड वन, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। काफी बड़ा क्वेश्चन आ गया इस बार, ठीक है, ऑलराइट। बट ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग टाइप क्वेश्चन है, इसको फटाफट से देखते हैं। देखिए KTG का क्वेश्चन है, राइट। ऑप्शन ए के अंदर बोल रहा है कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल क्या होती है, तो VRMS इज हाउ मच, √3RT/m, डायरेक्ट। ए का Q, अब जल्दी से एक बार ऑप्शन भी देख लो, ए का Q आ रहा है, मतलब या तो थर्ड हो सकता है या फिर फोर्थ हो सकता है, राइट। सेकंड देखिए, प्रेशर एक्सर्टेड बाय आइडियल गैस, ठीक है, तो आइडियल गैस का प्रेशर डायरेक्ट फॉर्मूला है, एनसीईआरटी के अंदर पूरा डेरिवेशन दिया हुआ है, अगर आपने बोर्ड्स के लिए भी ढंग से पढ़ा है तो आप इसको कर सकते हो। तो बी का P आ रहा है, बी का P आ रहा है। ऑप्शन 4 आंसर है, बट सी और डी को भी मैच करवा लेते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल क्या होगी, राइट। सो दैट इज हाउ मच, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3, राइट, मल्टीप्लाई बाय हाफ kb into T, राइट। सो दैट मीन्स ऑप्शन एस इज योर करेक्ट आंसर। इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना है, N इंटू CV इंटू T इज माई फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स मुझे 1 रखने हैं, CV की वैल्यू होगी फॉर डायटमिक 5R/2 मल्टीप्लाई बाय T, R के साथ मैच हो जाएगा, तो D का R आ रहा है, C का S आ रहा है, सो यस, फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। डायमेंशनल फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन है, द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फिजिक्स एंड द वेरी इजीएस्ट, ठीक है, कई बारी वाला क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। सिंपल स्ट्रेटजी है, यहां पर हमें फोर्स, एक्सेलरेशन और टाइम रखना है राइट साइड के अंदर, और हमें कैलकुलेट करना है डायमेंशंस ऑफ एनर्जी क्या होगी इन टर्म्स ऑफ FAT। तो वी नो दैट E इज प्रोपोर्शनल टू F, लेट्स से पावर X है, लेट्स से पावर Y है, लेट्स से पावर Z है, राइट। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये देखो, एनर्जी को आप लिखोगे विच विल बी M1 L2 T-2,
फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर दो, विच इज m1 L1 t minus 2 power x is acceleration, m0 L1 t minus 2 power y and t is what? टाइम, m0 L0 t1, ठीक है, सिंपल है ना यार, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद मैं पावर्स को इक्वेट कर देता हूं, ठीक है। पहले पावर्स को क्लब कर देते हैं, राइट। तो 1 इंटू एक्स एम की पावर x, 0 इंटू वाई 0, 0 इंटू जेड 0। नेक्स्ट 1 इंटू एक्स एक्स, 1 इंटू वाई वाई, 0 इंटू जेड, फिनिश। t की पावर देखिए -2x -2y एंड सॉरी प्लस z, ओके। नाउ वी विल इक्वेट आवर पावर्स। तो x इक्वेट टू 1, देन x प्लस वाई इक्वेट टू 2, बट बिकॉज x इज 1 तो y की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगी, ठीक है। एंड देन -2 इक्वेट्स टू -2x -2y एंड प्लस z, ओके। x की वैल्यू 1 लिख देंगे, y की वैल्यू 1 लिखेंगे, तो यहां से सॉल्व करने के बाद z की वैल्यू इक्वल टू 2 आ जाएगी, राइट। सो 1 1 2 शुड बी माय आंसर, 1 1 2 is my correct answer, so third one is your right one, okay. Let's move on. Now water falls from a height of 60 meter, ठीक है। तो कोई हाइट दे रखी है, यहां से वाटर फॉल कर रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है, द हाइट इज 60 मीटर, ओके, हाइट आपको 60 मीटर दे रखी है। देन 15 kg पर सेकेंड, नाउ kg पर सेकेंड मतलब मास फ्लो रेट की वैल्यू आपको दे रखी है m डॉट विच इज 15 kg पर सेकेंड, ठीक है। नीचे कोई टरबाइन है, तो इस टरबाइन के ऊपर ये वाटर फॉल कर रहा है, ठीक है। टरबाइन क्या करेगा, पोटेंशियल एनर्जी जो अल्टीमेटली काइनेटिक में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक को वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। 10% ऑफ दिस इनपुट एनर्जी इज गेटिंग लॉस्ट, तो 10% अगर चली गई तो बची कितनी, 90% बची। मतलब आपको आउटपुट पावर कितने मिलने वाला है, आउटपुट पावर इज गोना बी 90% ऑफ योर इनपुट पावर। तो सबसे पहले हमने ये फिगर आउट कर लिया, 10% चला गया, 90% हमको मिलेगा, राइट। नाउ 90% ऑफ इनपुट पावर, अल्टीमेटली पोटेंशियल एनर्जी तो कन्वर्ट हो रही है, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिख दूंगा mgh, एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। अच्छा गाइस, m डिवाइड बाय t, ये जो है इक्वेशन पॉइंट m डिवाइड बाय t इज व्हाट, दिस इज बेसिकली मास फ्लो रेट m डॉट ओनली, ठीक है। तो यहां पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 9/10 लिख देते हैं। m डॉट की वैल्यू आपको 15 दे रखी है, m डॉट की वैल्यू 15 यहां पे पुट कर दी, g की वैल्यू 10 ले लेंगे, और h की वैल्यू आपको 60 दे रखी है, h की वैल्यू आप यहां पे 60 पुट कर देंगे, राइट। आफ्टर कैलकुलेटिंग हाउ मच विल गेट, दिस इज गोना बी 8100, व्हाट है क्या कोई ऐसा ऑप्शन, या ऑप्शन थर्ड 8.1 किलोवाट इज योर करेक्ट आंसर, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The effective resistance of a parallel connection that consists of 4 wires of equal length, equal area and equal cross section, same material, मतलब all those 4 wires are identical। तो हम एक छोटी सी ड्राइंग बना देंगे। ये जो 4 रेजिस्टर हैं आपने पैरेलल में कनेक्ट कर दिए, they all are equal, okay, they all are equal, so the resistance in parallel क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सबको R/4 लिख देंगे, राइट। दिस इज माई RP, ओके। नाउ द वैल्यू ऑफ RP इज गिवन टू यू, दैट इज 0.25। तो RP की वैल्यू 0.25 दे रखी है, इसका मतलब इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 ओम की इक्वल आ गई। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन चारों को सीरीज में कनेक्ट करना है। तो अगर मैं सीरीज में कनेक्ट कर दूं, राइट, अगर मैं सीरीज के अंदर कनेक्ट कर दूं तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 4R, so that will be equal to 4 ohm, right? So your first option is the correct one, ठीक है। Let's move on, आगे चलते हैं जल्दी जल्दी, right? फिर से कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, आपसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेजिस्टिविटी, रिलैक्सेशन पीरियड एंड करंट डेंसिटी के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। क्या क्या फॉर्मूलाज हमें बिना हेसिटेशन के आता है, हम एग्जाम में क्या क्या रिकॉल कर सकते हैं। हमें पता है कि I इज इक्वल टू NEAVD, राइट, ये फॉर्मूला हमें मालूम है, ठीक है।
एरिया को नीचे लेकर जाओ, देखो क्या होगा, करंट डिवाइड बाय एरिया विल बिकम NEVD एंड करंट अपॉन एरिया इज व्हाट, करंट अपॉन एरिया इज व्हाट, करंट डेंसिटी। क्या है यहां पे कोई करंट डेंसिटी? यस, करंट डेंसिटी इज व्हाट, करंट डेंसिटी इज NEVD, करंट डेंसिटी इज NEVD। तो D का Q आ रहा है शॉर्ट शॉर्ट, D का Q आ रहा है, इसका मतलब या तो सेकंड वाला होगा या फिर फोर्थ वाला होगा, ठीक है, ऑल राइट। उसके बाद और क्या चीज चेक करते हैं, चलो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी को चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा ध्यान में आता है, हम बच्चों को ये चीज सिखाते हैं कि यार मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जो ओम्स लॉ होता है वो होता है V इक्वल टू IR। अब इसी का एक माइक्रोस्कोपिक फॉर्मूला होता है, ठीक है, वो कैसे निकालते हैं, V को मैं लिख सकता हूं E मल्टीप्लाई बाय द लेंथ L, I को हम लिख सकते हैं NEAVD, या फिर I को मैं डायरेक्टली यहां से J इंटू A लिख सकता हूं, ठीक है। तो इसको इरेज कर देता हूं मैं यहां से, I को हम डायरेक्टली लिखेंगे J इंटू A और रेजिस्टेंस को लिख देंगे रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, L को कैंसिल किया, A को कैंसिल किया, सो E डिवाइड बाई J will come out to be what, rho, rho is यार इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। सो रेजिस्टिविटी किसके साथ मैच हो रही है, S के साथ मैच हो रही है, तो B का S आ रहा है, B का अगर S आ रहा है, एक ही ऑप्शन है सेकंड वाला। इतना करेंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे, बाकी भी कर सकते हैं, डिटेल सॉल्यूशन के लिए एक बाद में फिर से वीडियो बना देंगे। आई नो राइट नाउ आपको आंसर की मैच करने की थोड़ी जल्दी है, आगे मूव करते हैं, ठीक है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यूक्लियस विद मास नंबर ऑफ 240। ओके, तो कोई एक्स न्यूक्लियस होगा, मास नंबर 240 दिया हुआ है, ये ब्रेक हो रहा होगा, ठीक है। ब्रेक होके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक y के अंदर 120 और एक और कुछ z मान लेते हैं, उसका भी मास नंबर कितना है, 120 है, राइट। अब ये बोलता है कि स्टार्टिंग के अंदर जो उसकी न्यूक्लियन एनर्जी पर न्यूक्लियन है दैट इज 7.6, ठीक है। तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी गाइस, इसकी टोटल एनर्जी हो जाएगी 240 मल्टीप्लाई बाय 7.6, राइट। नाउ ऑन द प्रोडक्ट साइड जो फ्रैगमेंट है उनकी 8.5 दे रखी है। अब प्रोडक्ट में टोटल कितने हैं, प्रोडक्ट के अंदर टोटल है 240 और इनकी आपको वैल्यू दे रखी है 8.5, ठीक है। द टोटल गेन इन द बाइंडिंग एनर्जी ड्यूरिंग दैट प्रोसेस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, द टोटल गेन विल बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, बड़ा माइनस छोटा कर देंगे, 240 कॉमन ले लो, 8.5 माइनस 7.6, 240 मल्टीप्लाई बाय 0.9, ठीक है, मतलब 24 इंटू 9, 24 इंटू 9 216, दैट्स योर करेक्ट आंसर, राइट। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको हम चाहें तो रे डायग्राम से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अ कॉन्वेक्स लेंस ए और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, ओके, एक कॉन्वेक्स लेंस मैंने बना लिया, एंड अ कॉनकेव लेंस, एक और कॉनकेव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर दे रखी है, दे आर केप्ट अलोंग द सेम एक्सिस विद अ डिस्टेंस d बिटवीन देम, ऑलराइट। इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज फॉलिंग ऑन ए, ठीक है, मतलब अगर कोई लाइट रे इस लेंस ए के ऊपर जो पैरेलल है फॉल करती है, राइट, तो वो कहां पे जाएगी, ऑब्वियसली इसका जो फोकस होगा उसके ऊपर जाएगी, ठीक है। अब ये जो दूसरा लेंस बी है जो कॉनकेव लेंस है, मैं उसको कहीं पे पुट करना चाहता हूं, ठीक है। अगर देखो गाइस मैंने यहां पे पुट कर दिया तो प्रॉब्लम क्या है, ये लाइन आगे क्रिसक्रॉस करने के बाद और ज्यादा डाइवर्ज हो जाएगी। मुझे फाइनली क्या करना है, मुझे फाइनली भी पैरेलल बीम को जनरेट करना है, मतलब मैं लेंस को इस वाले पॉइंट के राइट साइड पे नहीं रख सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक दूसरी ड्राइंग बनाते हैं। सेम लेंस है, पैरेलल रेस आई, they want to converge at this point, but हमने लेंस को इस बार कहां पे रख दिया, यहां पे रख दिया, तो क्या होगा, ये लाइट रे यहां पे जाने के बाद ये थोड़ा सा डाइवर्ज करने की कोशिश करेगा तो दे विल बिकम पैरेलल। सिमिलरली ये जो लाइट रे है यहां तक जाएगी एंड देन दे विल बिकम पैरेलल, ओके। अब देखो इसका फोकल लेंथ आपको दे रखा है 20, इसका मतलब यहां से लेकर
पॉइंट P तक का जो डिस्टेंस है आपको दे रखा है 20, और कॉनकेव की जो फोकल लेंथ है आपको 5 दे रखी है। मतलब मुझे कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि ये वैल्यू 5 बन जाए। ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द लेंसेज D should be equal to how much? 20 minus 5, that is equal to 15 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। ठीक है, रे ऑप्टिक्स की एप्लीकेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड by 5 centimeter by a force of 10 Newton. Ultimately, we need to calculate the time period in this question, right? तो कैसे attempt करेंगे? We know that F is equal to K into X. From here, we will calculate the value of K. F divided by X कर देंगे। F की वैल्यू हमें 10 दे रखी है। X की वैल्यू 5 सेंटीमीटर है। Do not forget to change the units, right? यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा how much? 200. ठीक है, then I need to calculate the time period. Time period is 2 pi root m by k. Mass की value is 2 kg, k की value 200. If I'll put it here, 2 से 2 cancel, square root of 100 will become 10. So 2 pi divide by 10, और इसको simplify कर सकते हैं डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। पाई को लिख देंगे 3.14, मल्टीप्लाई करेंगे तो you'll get 6.28 डिवाइड बाय 10 मतलब 0.628. 0.628. Yes, option 1 is your correct answer. Okay, let's move on to the next question, guys. एक और डायमेंशनल फॉर्मूला का क्वेश्चन है, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था ये, इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे देखो, E by G का मेरे को डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। व्हाट इज E? E इज एनर्जी। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है याद करेंगे हम लोग। दिस विल बी m1 L2 एंड T-2, राइट। अब बचा G। मान लो एग्जाम के अंदर अगर G का फॉर्मूला भूल गए तो क्या करोगे आप लोग? F का फॉर्मूला आपको याद है, G m1 m2 by r स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब G के अंदर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 इंटू m2, राइट। F का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? दिस इज m1 L1 T-2, डिस्टेंस स्क्वायर इज बेसिकली L2 एंड मास स्क्वायर मतलब m पावर 2। ठीक है, तो G का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है? दिस इज गोना बी m-1 L पावर 3 एंड T पावर -2, राइट। डायरेक्टली E और G को डिवाइड कर देंगे, वी विल गेट आवर फॉर्मूला ऑफ डायमेंशन। ठीक है, सो डिवाइड करने के बाद ये ऊपर चला गया तो m की पावर 2 आ गया, ये ऊपर चला गया तो L की पावर -1 आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गए। सो m2 L-1 इज योर करेक्ट आंसर, m2 L-1 एंड T0 is your correct answer. Okay, guys. Now, for the rest of the question, I'll call Vibhati ma'am, right? And she will take care of you. Okay. Thank you. देखते हैं आगे के क्वेश्चंस कैसे हैं, स्पेशली सेक्शन बी है ना, हाँ, सबका फेवरेट फिजिक्स है और उसमें भी सेक्शन बी। आज आपको पता चलेगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है और प्रैक्टिस का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया है स्टार्ट, तो गाइस जल्दी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर लीजिए, बिकॉज आपको यहाँ पे फिज़िक्स में आज रियलाइज़ होगा कि प्रैक्टिस कितना इम्पॉर्टेंट है, राइट। ओके गाइस, so let's start with the next question 36. 27 drops, okay, 27 drops are there and of same size are charged at 220 volt each. They combine to form a bigger drop. Calculate the potential of the bigger drop. Okay, 27 drops हैं, number of drops are 27. Initial potential of each drop is given as 220 volt. गाइज सीधा सीधा रिजल्ट होता है कि अगर कंबाइन कर देंगे सारे ड्रॉप को, सो न्यू पोटेंशियल V डैश विल बिकम n टू द पावर 2/3 इंटू V। ये हो जाएगा 27 टू द पावर 2/3 इंटू 220, और जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 1980 वोल्ट, विच इज ऑप्शन 1. आई होप दिस इज क्लियर. Any doubts so far? No? Great. Next is question number 37. A particle moving in a circle of radius r with a uniform speed takes time t to complete one revolution. मतलब इसका स्पीड कितना हो गया? 2 pi r divided by time t, है ना.
अब बोला क्या कि अगर इसी पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट करते हैं विद द सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इक्वल्स 4r। आपको बताना है व्हाट इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा। यहाँ पे पहले आपसे वेलोसिटी निकलवाई, स्पीड निकलवाई, उसके बाद बोला प्रोजेक्टाइल मोशन का मैक्सिमम हाइट यूज करके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालो। सो मैक्सिमम हाइट इज गिवन एज 4r एंड इट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। ओके, तो यहाँ से 4r इंटू 2g डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2πr होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास जो आंसर आएगा फॉर दिस क्वेश्चन दैट विल बी ऑप्शन 1। यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन स्क्वायर थीटा विल बी 2g टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर आर, स्क्वायर रूट लो, साइन थीटा इज इक्वल टू 2g टी स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर टू द पावर 1/2, साइन इनवर्स लोगे आपका ऑप्शन 1 आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। दिस वाज योर ऑप्शन नंबर 1 for 37th question. Next is 38th question. For a circular ring of mass m and radius r, an arc corresponding to 90-degree sector is removed. The moment of inertia of the remaining part of the ring about an axis passing through the center of the ring and perpendicular to the plane of the ring is k times mr square. What is the value of k? अगर complete ring होता, moment of inertia passing through the center and perpendicular to the plane, जो एक्सिस है उसके अबाउट क्या हो जाता, mr स्क्वायर। अभी हमने क्या किया, इसमें से 90 डिग्री सेक्टर को रिमूव कर लिया, तो इट इज समथिंग लाइक दिस। ऑलराइट, अब यहाँ पे अगर आपने 90 डिग्री सेक्टर को रिमूव कर लिया तो मास भी तो डिक्रीज होगा। अगर 2πr लेंथ की बात करें तो मास क्या है m, रिमेनिंग आपके पास कितना बचा 2πr का 3/4, तो लेंथ अगर 3/4 हो गया तो मास भी आपका क्या हो जाएगा 3/4m, है ना। अब हमारे पास कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन होता है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dm r स्क्वायर, राइट। r स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा बिकॉज रेडियस इज कांस्टेंट, तो इट इज जस्ट इंटीग्रेशन ऑफ dm एंड इंटीग्रेशन ऑफ dm इज द टोटल मास ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द रिंग विच इज 3/4m। okay, so this moment of inertia will be 3/4m r square and it is equal to k mr square। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3/4 which is option 2। okay, simple guys, very simple। next is 39th, a uniform conducting wire of length 12a and resistance r is wound up as a circuit carrying coil in the shape of, first part में an equilateral triangle of side a, सेकेंड पार्ट में बोला उसी वायर को अ स्क्वायर ऑफ साइड ए में हम बना लेते हैं। तो देखो एक ट्राइंगल बनाओगे तो कितना लेंथ यूटिलाइज होगा, ए 3a, हमारे पास टोटल लेंथ कितना है 12a, मतलब यहाँ पे मल्टीपल राउंड्स बनेंगे, टर्न्स बनेंगे। सो 1 टर्न के लिए वी आर यूटिलाइजिंग 3a लेंथ, तो टोटल 12a से कितना बनेगा 12a डिवाइडेड बाई 3a, सो 4 टर्न्स फॉर ट्राइंगल। सिमिलरली फॉर स्क्वायर ये हो जाएगा a 4a हमें लेंथ चाहिए होगा, टोटल 12a है, तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे दैट इज 3। अब मोमेंट मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमें निकालना है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज NIA। सो फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल N इज 4, I इज I, A इज √3/4 a स्क्वायर, तो आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल का आ गया √3ia स्क्वायर। स्क्वायर की अगर मैं बात करूं सो फॉर स्क्वायर इट विल बिकम n इज 3, एरिया इज a स्क्वायर इंटू i इज i, सो फॉर स्क्वायर इट इज 3a स्क्वायर i। अब ऑप्शन देखो मैच कर लो, दिस इज ऑप्शन 2, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। फॉर क्वेश्चन नंबर 39 वी हैव ऑप्शन 2। नेक्स्ट इज दिस वन, two conducting circular loops of radii r1 and r2 are placed in the same plane with their centers coinciding. If r1 is much greater than r2, the mutual inductance between them will be directly proportional। क्या होगा guys, देखो सिंपल फॉर्मूला बोला क्या, r1 is much greater than r2, तो r2 is the smaller coil, r1 is bigger coil। ठीक है, इस अरेंजमेंट के लिए we know that mutual inductance is mu naught pi n1 n2
R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R1, राइट। तो आप देख सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R1 विच इज ऑप्शन 1, है ना, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड, राइट। नेक्स्ट इज 41, a particle of mass m is projected with velocity v is equals to k times ve, where k is less than 1 from the surface of the earth and ve is given as escape velocity, है ना। The maximum height above the surface reached by the particle क्या होगा? सिंपल कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं गाइस, सबका आंसर आना चाहिए इसमें। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से पहले भी एक और क्वेश्चन में लगा चुके हैं, सो अभी आपको इसमें फटाफट से एप्लीकेशन आ जाना चाहिए। मैक्सिमम हाइट अज्यूम करते हैं h है, मैक्सिमम हाइट पे जाके पार्टिकल रेस्ट पे आएगा फिर वापस नीचे आएगा, ठीक है, क्योंकि हम वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी से कम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0, यहाँ पे इसके पास जो एनर्जी रहेगा दैट विल बी जस्ट पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या हो जाएगा माइनस GMM डिवाइडेड बाय R प्लस H। सरफेस पे इसके पास जो मैकेनिकल एनर्जी रहेगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी। सो यहाँ पे लिखो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस GMM डिवाइडेड बाय R, ठीक है। v इज गिवन एज kve, तो यहाँ से आप लिखोगे हाफ m k ve, ve क्या है escape velocity which is under root 2 gm divided by r whole square minus gmm divided by r, ठीक है। अब कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओ, तो ये सरफेस पे जो मैकेनिकल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब इसको इक्वेट कर दो तो आपके पास आ जाएगा हाफ m k स्क्वायर 2gm अपॉन r माइनस GMM अपॉन R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा माइनस GMM अपॉन R प्लस H। जैसे ही आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपके पास जो हाइट का एक्सप्रेशन आएगा दैट इज ऑप्शन 1 R k स्क्वायर अपॉन 1 माइनस k स्क्वायर, ठीक है। नाउ यू कैन सी दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एनर्जी पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। 2 बार हमने कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा के क्वेश्चन सॉल्व किया है। Next is 42 number question, 8 more questions to go, epic Uday, फटाफट से guys। A step down transformer connected to an AC mains supply of 220 volt is made to operate at 11 volt 44 watt lamp, ठीक है। Ignoring the power losses, देखो very important line, in the transformer what is the current in primary circuit, पावर लॉसेस नहीं है, मतलब जितना इनपुट पावर दिया उतना ही आउटपुट पावर है, सिंपल है ना। तो P इनपुट इज V इनपुट I इनपुट इज इक्वल्स टू P आउटपुट विच इज 44, तो यहाँ से आपको I इनपुट मिल जाएगा 44 डिवाइडेड बाई V इनपुट विच इज 220 वोल्ट, ठीक है। जैसे ही आप सॉल्व करोगे you'll get your answer which is option 2.2 एम्पियर। एवरीवन चलिए हेलो 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 एवरीवन, आया मज़ा फिज़िक्स पढ़ने में? फिज़िक्स आपको आज पता चल गया होगा कि इट्स नथिंग, आपको बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, राइट। नेक्स्ट इज दिस वन, आपका एक सर्किट गिवन है, लॉजिक गेट्स हैं एंड नैंड और इन तीनों को मिला के हमने एक सर्किट बनाया है। हमारे पास इनपुट सिग्नल है, हमें आउटपुट सिग्नल यहाँ पे पता करना है, राइट। तो देखो फर्स्ट एंड नैंड और की मुझे ट्रूथ टेबल आनी चाहिए। फॉर एंड अगर इनपुट 0 0 है तो आउटपुट भी 0 होगा, इनपुट 0 1 आउटपुट 0, इनपुट 1 0 आउटपुट 0। अगर इनपुट 1 1 है तभी आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज इट विल बी 0 इन ऑल द केसेस, ठीक है। NAND इज जस्ट ऑपोजिट, 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0। NAND इसका जो है दैट इज इसका जस्ट रिवर्स कर लो बेटा, सिंपल, राइट। और की अगर बात करूं सो फॉर और 0 0 पे 0 मिलेगा, 0 1 एक भी इनपुट 1 हो गया तो आउटपुट 1 होगा, 1 0 1 1 1 पे इट विल बी 1, ठीक है। इनिशियली देखो A इज 0 B इज 0 0 0 एंड का मुझे पता है 0 0 आउटपुट पे मुझे इनपुट पे आउटपुट क्या मिलेगा 0। अब मैं सेकेंड गेट की बात करूँ नैंड की, तो B और C इनपुट हैं, तो B इज 0 C इज 5,
0-1 मतलब 0-1 बाइनरी के टर्म्स में बात करूँ 0-1 पे मुझे यहाँ पे 1 मिलेगा। 0-1 फॉर और, अगर और के केस में एक भी 1 हुआ तो आउटपुट 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे 1 मतलब 5, मुझे 5 वोल्ट का लेवल मिलेगा। सो आई थिंक ये 0 वोल्ट है, करेक्ट नहीं होगा। 2 में भी 0 वोल्ट, इनकरेक्ट। 3 और 4 में पॉसिबिलिटी है। 3 में इट इज़ 5 वोल्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं। 4 में भी फॉर द फर्स्ट इनपुट साइकिल हमारे पास 5 वोल्ट आंसर है, ठीक है। अब सेकंड साइकिल पे जाते हैं, T1 टू T2। A इज़ 5 मतलब A 1 हुआ, B 0, तो 1 0 से एंड आपको जो देगा दैट इज़ 0 ओनली, ठीक है। सिमिलरली अगर B और C की बात करूँ, B 0, C इज़ 5, C इज़ अगेन 5 फॉर द सेकेंड साइकिल, ठीक है। तो इट विल बी 0 5 0 1 है ना। अगर मैं 0 1 की बात करूँ सो इट विल बी 1 एंड 0 1 पे मुझे 1 मिलेगा, मतलब मुझे 5 वोल्ट का आउटपुट सेकेंड साइकिल में भी मिलेगा। ओके, सो यहाँ से आप देख सकते हैं फॉर द सेकेंड साइकिल ओवर हियर यू कैन सी दैट दिस इज 0, ओवर हियर ओनली यू आर हैविंग 5 वोल्ट का सिग्नल, राइट। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 3। आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? ऑल राइट, एक्सीलेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44th क्वेश्चन, a ball of mass 0.15 kilogram is dropped from a height 10 meter, strikes the ground and rebounds to the same height. The magnitude of impulse imparted to the ball is nearly क्या होगा? So guys, जो बच्चे क्लास में थे, इन्फिनिटी लर्न लाइव क्लासेस जो होती हैं, लाइव क्लासेस विच आर फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर यू, आपको बस www.infinitylearn.com पे जाना है। वहाँ पे आपको कुछ फ्री क्लासेस मिलेंगी। उन फ्री क्लासेस में ये क्वेश्चन हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, आज से 5 दिन पहले जो सेशन था, राइट, उसमें हमने ये डिस्कस किया था। और अगर जो बच्चे उस क्लास में थे वो क्लियरली इस क्वेश्चन को विदाउट रीडिंग प्रॉपरली भी करेक्ट आंसर मार्क कर सकते थे। सो बॉल है, ड्रॉप किया 10 मीटर हाइट से, तो यहाँ पे आके उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, √2gh विच इज़ इक्वल्स टू √2, g इज 10, h इज 10, तो 10√2 आपका क्या हो गया वेलोसिटी जब बॉल सरफेस को स्ट्राइक करेगा। अब बोला क्या है कि रिबाउंड्स टू द सेम हाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, आपका जो बॉल है दैट इज रिबाउंडिंग टू द सेम हाइट, मतलब देयर इज नो एनर्जी लॉस, है ना। अगर एनर्जी लॉस होता, यहाँ पे वेलोसिटी कम होता, वेलोसिटी कम होता तो काइनेटिक एनर्जी कम होता, काइनेटिक एनर्जी कम होता तो पोटेंशियल एनर्जी जितना कन्वर्ट होता वो मैक्सिमम हाइट जो है h वहाँ तक नहीं जा पाता। सिंपल, राइट। तो यहाँ पे सेम हाइट तक जाने के लिए वापस रिबाउंड होने का जो वेलोसिटी है दैट शुड बी 10√2 ओनली, ठीक है। अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी की बात करूँ तो पहले आपका डाउनवर्ड्स, ऊपर अपवर्ड्स, अपवर्ड्स को पॉजिटिव लेते, डाउनवर्ड्स को नेगेटिव, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विल बी 10√2 माइनस ऑफ 10√2 विच इज 20√2 मीटर पर सेकेंड, दैट इज योर डेल्टा वी, ठीक है। इम्पल्स इज m डेल्टा वी, तो m इज गिवन एज 0.15, डेल्टा वी इज 20√2। तो आपका जैसे ही इस वैल्यू को सॉल्व करोगे यू विल गेट योर आंसर विच इज ऑप्शन 3, 4.2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। चलिए चलिए, यस जावेद, ठीक है, चलिए एक्सीलेंट। Next is 45. A car starts from rest and accelerates at 5 meter per second square at t is equals to 4 seconds. A ball is dropped out of a window by a person sitting in the car. What is the velocity and acceleration of the ball at t is equals to 6 seconds? Guys, ये question with different data उसी session में था जिसमें 44th question था। जो बच्चा वो सेशन अटेंड किया ऑन www.infinitylearn.com पे, उस बच्चे के 8 मार्क्स कहीं नहीं गए, राइट। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज 5, ठीक है। t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे हमें कार के विंडो से एक बॉल को ड्रॉप किया, है ना। आपको बताना है t इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड पे
उस बॉल का वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होगा। एक्सेलरेशन इज़ वेरी सिंपल भैया, कार से जैसे ही आपने ड्रॉप किया मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया, है ना, तो उसमें एक्सेलरेशन विल बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड्स। तो देखो वैसे तो ऑप्शन 1 आपका सीधा क्लिक हो गया ठीक है, मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन हम करेंगे क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट आता है, राइट। यहाँ पे देखो जैसे ही आपने ड्रॉप किया तो जो कार का वेलोसिटी है वो वेलोसिटी बॉल को मिल जाएगा। वेलोसिटी एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग विल बी a into t which is 4 into 5 which is 20 मीटर पर सेकेंड। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिलेगा बिकॉज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कार मूव कर रही है। जैसे ही ड्रॉप किया g नीचे लगने के कारण इसको वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक वेलोसिटी मिलेगा, राइट। t इज इक्वल्स टू 4 पे ड्रॉप किया, 6 पे पूछा है, मतलब ड्रॉप करने के बाद ओनली 2 सेकेंड्स का जर्नी इसने किया, राइट। तो यहाँ पे आफ्टर 2 सेकेंड्स व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, g इंटू टी विच इज 10 इंटू 2 20 मीटर पर सेकेंड। तो बॉल हैव 20 इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, 20 इन वर्टिकल डायरेक्शन। बस पैरेललोग्राम मेथड से ये आपका क्या आ जाएगा 20√2 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 20√2 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। 46th क्वेश्चन, a point object is placed at a distance of 60 centimeter from a convex lens of focal length 30 centimeter. If a plane mirror were to put perpendicular to the principal axis of a lens at a distance and at a distance of 40 centimeter from it, the final image would be formed at a distance of, है ना। देखो बहुत ही मैजिकल सा डेटा है। f is 30, 2f is 2 into 30 which is 60 centimeter। चमका कुछ दिखा। 2f पे ऑब्जेक्ट है, इमेज 2f पे बनेगा, है ना। तो 60 सेंटीमीटर पे रखा है लेंस के आगे, इमेज लेंस के पीछे बनेगा, कहाँ पे, यहाँ पे। ये आपका फर्स्ट इमेज बोल देते हैं। ये इमेज जो है वो क्या होगा 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर है, दैट मीन्स I1 विल बी वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर मिरर। मिरर के जितना आगे इमेज उतना ही पीछे ऑब्जेक्ट, जितना ऐसे बोल सकते हैं कि मिरर के जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही डिस्टेंस इमेज का होता है। तो यहाँ पे इसका इमेज I2 यहाँ पे बनेगा, रियल इमेज एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब ये I2 यहाँ पे रुकेगा नहीं, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। I2 का फिर से रिफ्रैक्शन, यहाँ पे अगेन रेज का रिफ्रैक्शन होगा लेंस के थ्रू। तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ से आपकी जो रेज आई, ठीक है, जो रेज आई वो यहाँ से रिफ्रैक्ट होके वापस एक थर्ड इमेज बनाएंगी। सो फॉर दैट गाइस रेज का डायरेक्शन ये होगा, I2 जो है दैट विल बी ऑब्जेक्ट फॉर द लेंस। तो यहाँ से आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आ जाएगा u विल बी -20 सेंटीमीटर, f इज 30 सेंटीमीटर। हम लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे, v का वैल्यू यू विल गेट -60 सेंटीमीटर, है ना। v का -60 सेंटीमीटर मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज बनेगा। तो लेंस से 60 सेंटीमीटर दूर इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट की तरफ। तो मिरर से कितना हो गया 20 सेंटीमीटर बिकॉज दिस इज 40, रिमेनिंग इज 20। तो यहाँ से यू कैन सी दैट कि ऑब्जेक्ट इज फाइनल इमेज इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्लेन मिरर, राइट, एंड इट वुड बी अ वर्चुअल इमेज। मिरर के पीछे वर्चुअल इमेज बनेगा, राइट। तो आपका ऑप्शन 1 क्या आ गया, करेक्ट आ गया। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज 47th। देखो यहाँ पे क्या बोला, इन द प्रोडक्ट f इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस बी नॉट के कैप फॉर q इज इक्वल्स टू 1 एंड v वेक्टर इज 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप एंड f वेक्टर इज 4 आई कैप माइनस 20 जे कैप प्लस 12 के कैप, ठीक है। व्हाट विल बी द कंप्लीट एक्सप्रेशन फॉर b वेक्टर। तो देखो कुछ नहीं करना, दिस इज एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, खाली आपको वेक्टर अप्लाई करना है, दैट इज टू क्रॉस प्रोडक्ट। Q इज 1 तो फोर्स वेक्टर इज इक्वल्स टू V क्रॉस B। इसको हम कैसे करते हैं गाइस, V क्रॉस B निकालना है I J K प्लस माइनस प्लस और V वेक्टर हमारा क्या है 2 4 6,
बी वेक्टर इज बी 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 नॉट। अब फटाफट से इसको निकालो, क्या हो जाएगा, आई कैप इज इक्वल्स टू 4b नॉट माइनस 6b माइनस जे कैप इज इक्वल्स टू 2b नॉट माइनस 6b प्लस के कैप इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2b माइनस 4b विच इज माइनस 2b एंड दिस इज योर फोर्स वेक्टर, बट फोर्स वेक्टर इज गिवन, कितना गिवन, 4i कैप माइनस 20j कैप प्लस 12k कैप। अब देखो कंपोनेंट्स को इक्वेट करो, तो माइनस 2b k कैप शुड बी इक्वल टू 12k कैप, तो आप बोल सकते हो माइनस 2b इज इक्वल्स टू 12, b आ जाएगा माइनस 6, वन वैल्यू वी हैव, उसको यहाँ पे पुट करो, वी हैव 2b नॉट माइनस 6 टाइम्स माइनस 6 इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, एंड दिस एंटायर कोफिशिएंट इज माइनस is equals to minus 20 j cap, so this will be minus 20 minus cancel, so you'll have 2b naught plus 36 is equals to 20, 2b naught will be minus 16 and b naught will be minus 8। ठीक है, तो देखो अब b is minus 6, तो minus 6 i cap, minus 6 j cap, minus 8 k cap, कौन सा है, ऑप्शन 3। I hope this is clear guys. This was your question number 47. Last 3 questions to go. A series LCR circuit containing 5 Henry inductor, 80 microfarad capacitor and 40 ohm resistor is connected to 230 variable frequency AC source. ठीक है, the angular frequency of the source at which power transfer to the circuit is half the power of the resonant angular frequency are likely to be, क्या होगा, तो पहले तो resonance angular frequency निकालो, ओमेगा आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, यहाँ से आप क्या लिखोगे, 1 अपॉन अंडर रूट एल इज 5, सी इज 18 टू 10 पावर माइनस 6, तो ये हो जाएगा 18 into 5 400, स्क्वायर रूट से बाहर 20 into 10 पावर माइनस 3, और यू कैन से दैट 1000 डिवाइडेड बाय 20, तो ये आपका 50 आ गया, 50 रेडियन पर सेकेंड, दैट इज रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी। ठीक है, हमसे पूछा है कि जो आपका बैंडविड्थ होता है ओमेगा 1 ओमेगा 2, दिस इज ओमेगा आर, तो आपसे ओमेगा 1 और ओमेगा 2 पूछा है, बट वी नो दैट ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू आर अपॉन एल विच इज 40 बाय 5, तो यहाँ से इट विल बी 8, और ये जो आपका लेट्स से दिस इज डेल्टा ओमेगा, तो दिस इज डेल्टा ओमेगा बाई 2, दिस इज डेल्टा ओमेगा बाई 2, तो आपका ओमेगा आर जो है उसमें +4 करो, यूल गेट ओमेगा 2, डेल्टा ओमेगा आर में -4 करो, यूल गेट ओमेगा 1, राइट। सो 50 + 4 54, 50 - 4 46, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। ठीक है, 49th question, 3 resistors having resistances R1, R2 and R3 are connected as shown in the given circuit. The ratio I3 upon I1 of currents in terms of resistances used in the circuit is, क्या होगा, तो यहाँ पे guys देखो ये parallel resistances है, you can see that parallel resistances में current inverse ratio of resistance में divide होता है, so I2 upon I3 will be R3 upon R2। ठीक है, अब +1 करो, देखो क्या आता है, I3 plus I2 divided by I3 is equals to R3 plus R2 divided by R2, I3 plus I2 देखो क्या है, I1 ही तो आगे जाके डिवाइड हुआ, so it will be I1 divided by I3 is equals to R3 plus R2 divided by R2, and इसको इन्वर्स कर दो थोड़ा, I3 upon I1 पूछा है तो क्या हो जाएगा, R2 upon R3 plus R2 which is option 3। okay, last question of this session guys. Next is a uniform rod of length 200 centimeter and mass 500 gram is balanced on wedge placed at 40 centimeter mark. A mass of 2 kilogram is suspended from the rod at 20 centimeter and the another unknown mass m is suspended from the rod at 160 centimeter mark as shown in the figure। ठीक है, find the value of m such that the rod is in equilibrium। ठीक है, तो इसको यहाँ पे देखो, रॉड का अपना मास है 500 ग्राम मतलब ½ किलोग्राम, उसके सेंटर ऑफ मास से mg लगेगा ½ g विच इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन, यहाँ से mg लगेगा 160 मार्क पे, 2 किलोग्राम की वजह से यहाँ पे 2g लगेगा विच इज़ 20, यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा n, राइट, दिस इज एन इक्विलिब्रियम।
तो यहाँ से यू कैन सी दैट अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स. अपवर्ड इज n is equals to downward 20 plus 5 plus mg which is 10m. So n will be 25 plus 10m. Okay, right. अब इक्विलिब्रियम में खाली नेट फोर्सेस बैलेंस होना ज़रूरी नहीं है, नेट टॉर्क भी ज़ीरो होना चाहिए. तो एक काम करो, इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क ज़ीरो कर दो. ठीक है. सो ये आपको ऐसे घुमाएगा, ये दोनों फोर्सेस आपको ऐसे घुमाएंगे. तो नेट क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल्स टू नेट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क. तो यहाँ पे टॉर्क क्या होगा, इसका ये डिस्टेंस दैट इज 20 सेंटीमीटर, यहाँ से सेंटर इसका 100 सेंटीमीटर पे है. सो दिस विल बी दिस इज एट 40, तो यहाँ से ये आपका 60 हो जाएगा. एंड दिस इज 160 पे है. सो 160 में से 40 माइनस करो, सो दिस विल बी 120 सेंटीमीटर ओनली. तो नेट क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू नेट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क करो. सो दिस इज 20 into 0.2 is equals to, आपको यहाँ पे क्या मिला, half 5 into 0.6 plus mg which is 10m into 1.2. तो यहाँ से आप बोलोगे this is 4 is equals to 3 plus 12m. तो m will be 1 by 12 kilogram. ठीक है, m is 1 by 12 kilogram. I hope this is clear. ठीक है, all right. बट गाइज आई वॉन्ट टू डिस्कस वन मोर क्वेश्चन विथ यू. आप लोगों के काफ़ी सारे डाउट्स थे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में. आई वॉन्ट टू क्लियर दैट डाउट विथ यू. अभी हम क्लियर करते हैं. यही इन्फिनिटी लर्न की खास बात है बच्चों, यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, यहाँ पे पर्सनल अटेंशन के साथ आपको पढ़ाई मिलेगी. राइट, जैसा कि आप सबने रिक्वेस्ट किया था, एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसको वापस दोबारा से डिस्कस करते हैं. सो लेट मी इरेज ऑल द थिंग्स और एक नया फ्रेश आंसर आपके सामने लिखते हैं. ठीक है. सो देखो, दिस इज परपेंडिकुलर इंसिडेंस. ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑन द फर्स्ट सरफेस इज 0, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, 0. ये सीधा सीधा ऐसे निकल जाएगी. बट सेकेंड पे यहाँ दिस इज नॉर्मल, ये आपका डेंसर से रेयर है, इट विल मूव समथिंग लाइक दिस. ठीक है, हमें ये एंगल ऑफ इमरजेंसी निकालना है. Let's say this is angle of incidence on the second surface I. ठीक है, अब this is 60, ये 30, ये 60 हो जाएगा. तो इस केस में angle of incidence वापस आपके लिए क्या हो गया, 30 डिग्री. राइट, अब इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे म्यू विच इज √3 sin I sin 30 डिग्री विच इज 1/2 इज इक्वल्स टू 1 into sin E. Sin E is equals to √3/2. That means angle E must be 60 degree which is option 2. I hope this is clear now. ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है गाइज, आप इन्फिनिटी लर्न के डाउट ऐप पे अपने डाउट्स जो हैं वो पोस्ट कर सकते हैं. वहाँ से भी आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे. और अगर आज आपको लगा कि आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी रह गई है गाइज, गो टू www.infinitylearn.com और वहाँ जाके आप अपनी प्रिपरेशन एक नए सिरे से स्टार्ट कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर अटेंडिंग दिस सेशन. और इलाइट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो वहाँ से भी आप अपनी एक नई शुरुआत कर सकते हैं. आई सी यू अगेन ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑन infinitylearn.com. राइट, सो टेक केयर एवरीवन, ऑल द बेस्ट.